Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 दिसंबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कुवैत को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज के डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। ऐसे टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी ने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और आज मैंने दोनों न्यूज़पेपर के एनालिसिस को लिया है। यहाँ पे हम द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर करने वाले हैं, एक ही जगह पे दोनों पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। जितने भी शॉर्ट न्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, एडिटोरियल भी मिल जाएगा, मेंस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बाकी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लंबे समय से डिमांड कर रहे थे सर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, जो स्पेशली एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। तो उसके लिए क्या सोचा है वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर में जितने भी टॉपिक्स आज प्रेजेंट है, वैसे काफ़ी आर्टिकल होने वाले हैं, 20 to 25 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो हर एक को मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। कोई टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है, इंडियन इकोनॉमी का है, हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी है ना, इंपॉर्टेंट बिल्स अगर कोई न्यूज़ में है, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई चर्चा में है, जो भी इंडेक्स रिपोर्ट समिट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हो गए, और जो कुछ यहाँ पर मिक्स्ड न्यूज़ एनालिसिस होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे स्पोर्ट्स वगैरह के हो गए, उसको भी यहाँ पे हम इस वाले मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। फिर कोई स्पीशी न्यूज़ में है तो उसको भी कवर किया जाएगा। आज भी ऐसे ही हम लोग अपने सेशन को रखने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि लास्ट कुछ टाइम में क्या हो रहा है, अगर हम लोग सिंगल न्यूज़पेपर को लेकर भी चल रहे हैं तो एग्जैक्टली वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ नहीं रही हैं। जैसे आप देख पाओगे कभी 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कभी 5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बहुत ही कम न्यूज़ होती हैं जो काम की रहती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस का जो इकोनॉमी वाला पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी काफ़ी टॉपिक प्रेजेंट है वहाँ पे जिसको लेकर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ऐसे टॉपिक छूट रहे थे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता था जैसा आपको पता है, बट वो कभी आ पाता था कभी नहीं आ पाता था, शेड्यूल में बहुत सारे इशूज़ हैं दोस्तों। तो उस वजह से यहाँ पर आज मैंने वापस से एक कोशिश की है कंपाइल करके। आप ज़रा यहाँ पर इसको आज लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, और जो भी लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं आज के वीडियो में, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले दिन से टाइम पर आपको वीडियो मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि भाई एक काफ़ी बड़ी डिस्कवरी की गई है। तो ये टॉपिक जो है हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में पब्लिश हुआ था 18 दिसंबर को, फिर उसके बाद में कल 19 दिसंबर को भी ये पब्लिश हुआ है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल थोड़ा ब्लर सा आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल है वो कट नहीं हो पा रहा था, तो सीधा स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपके सामने लगाया है। लेकिन हम यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास में कुछ डेटा अलग से भी प्रेजेंट है, सो डोंट वरी। तो हुआ क्या है, जो हमारी टीम ऑफ साइंटिस्ट है, स्पेशली कौन सी टीम की बात हो रही है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रीजन, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ग्रुप्स के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने मिलकर यहाँ पे दोस्तों एक डिस्कवरी की है और ये पता लगाया है कि इंडियन ओशन में स्पेशली जो साउथ वाला साइड है वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट फाउंड किया गया है। क्या? हाइड्रोथर्मल वेंट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। और ये बोला जा रहा है कि देखिए ये हाइड्रोथर्मल वेंट जो है ये खोजा गया है हमारे डीप ओशन मिशन के तहत। अब ये डीप ओशन मिशन क्या है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। फिर आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है हाइड्रोथर्मल वेंट का। फिर हाइड्रोथर्मल वेंट का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इसके अंदर में मिनरल्स और मेटल्स भर भर के प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं वो भी यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो चलिए पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट का। जब हम लोग ओशन की बात करते हैं दोस्तों तो ये है अपना इंडियन ओशन। अब आपको पता है बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं
अलग अलग प्लेट्स आपको यहाँ पर पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं, आपस में टकराती भी हैं। जब वो नीचे प्लेट्स टकराती हैं तो उससे अर्थक्वेक वगैरह प्रोड्यूस होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। यहीं पर आपको अलग अलग रिजेस भी नज़र आती हैं, बहुत सारे क्रैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर में। तो आप देख पाएंगे 2 रिजेस हैं यहाँ पे, एक है सेंट्रल इंडियन रिज जो ओशन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक है हमारी साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसी जगह पे ये हाइड्रोथर्मल वेंट फाउंड किया गया है, ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो पाई गई है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये हाइड्रोथर्मल वेंट होता क्या है, ज़रा इसको सुनिएगा। जो भारत के ओशियनोग्राफर्स हैं, जो स्पेशली हमारे समुद्र की ओशन की स्टडी करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ये डिस्कवरी की, एक अच्छा सा इमेज यहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया है। और ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट है देखो, होते हैं कुछ एक्सटिंक्ट, जो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं ख़त्म से हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। लेकिन ये वाला हाइड्रोथर्मल वेंट एक्टिव है, ये लगातार वर्क कर रहा है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन ओशन के अंदर में 4,500 मीटर की गहराई पे यहाँ पे फाउंड किया गया। ये डिस्कवरी की गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के ऊपर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, जहां पे हम ओशन के ऊपर में और ढेर सारी रिसर्चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओशन का जो पोटेंशियल है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान दोस्तों यहाँ पर यह हाइड्रोथर्मल वेंट की डिस्कवरी होती है। नाउ अब एग्जैक्टली मान लो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे यहाँ पर पढ़ना है ज़रा ये सुनिएगा। हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो वाले पर्टिकुलर रीजन है, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर द एरिया वेयर हॉट मिनरल रिच वाटर स्प्यूज आउट ऑफ द क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। ये मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको ज़रा और डिटेल से बताता हूँ। जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यह है अपनी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, इस अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे क्रैक्स भी होते हैं जगह जगह पे। अब मान लो ओशन के नीचे, क्योंकि ये तो आपका ओशन हो गया, ये ऊपर आप देख पा रहे हो गए है ना, ये हो गया ओशन, ये हो गया यहाँ पर ओशन एक क्रस्ट, ये हो गया नीचे मेन क्रस्ट। अब इसके नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब होगा क्या, इस अर्थ क्रस्ट में काफ़ी सारी जगह पर क्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रैक होगा तो ओशनिक वाटर इसमें जाएगा, और साइड से जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इन क्रैक में से जो ये पानी है, क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है, नीचे यहाँ पर मैग्मा के साथ में वो पानी मिक्स हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर वो पानी मिक्स होगा उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक फ्यूम के तौर पर, यानी कह सकते हैं धुएं के तौर पर वो समुद्र के अंदर में निकलता हुआ नजर आएगा। इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अगर फोटोज़ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये नज़र आते हैं, ठीक है। ये आप देख पाएंगे समुद्र के नीचे इस तरीके के जगह जगह क्रैक्स प्रेजेंट हैं, और ये यहाँ पर क्या है, ये वाटर ही है जो कह सकते हैं फ्यूम बन के निकल रहा है, ठीक है। अब ये पानी गया नीचे से, और नीचे गर्मी बहुत है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो ये प्रेशर जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ें हमको नज़र आती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट? समुद्र के नीचे, अंडर वाटर, स्पेशली वो रीजन जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो रिज है, जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट प्रेजेंट है, 2 प्लेटें आपस में प्रेजेंट होती हैं, टकराती हैं, दूर हटती हैं, उनके मूवमेंट्स के बारे में आपका पता होगा। कुछ होते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट जो आसपास आती हैं, ठीक है। फिर एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट जो प्लेट्स आपस से दूर दूर भागती हैं, है ना। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट का, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना ये सब। तो दोस्तों यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स के जस्ट पास में ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो पानी है बहुत ठंडा होता है। अब पानी ठंडा है, लेकिन क्या हुआ, जब वो सीधा नीचे पहुँच गया, है ना, उस मैग्मा के पास में पहुँच गया, तो मैग्मा के साथ में जैसे मिक्स हुआ, मैग्मा में वो पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कोल्ड वाटर है उन क्रैक के माध्यम से नीचे गया, नीचे जाने के बाद में मैग्मा के साथ मिक्स हुआ। जैसे ही मैग्मा के साथ मिक्स होगा, एकदम से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो सुपर हॉट वाटर बन जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर लगभग 370 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर इतना गर्म हो जाएगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, वो पानी ऊपर की साइड दोस्तों प्ल्यूम्स के तौर पे उड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे धुआं धुआं सा हो रहा है पानी के अंदर में। और ये जो प्ल्यूम्स होंगे, इसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स और गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ध्यान में रखिएगा, मिनरल्स और गैसेस प्रेजेंट होती हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोटो दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर समुद्र है, नीचे अपनी ओशन क्रेस्ट है,
है ना। अब यहाँ पर क्या है, सी वाटर एंटर किया, मैग्मा के कांटेक्ट में आया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएगा। तो ऊपर तो पानी ठंडा था, नीचे आते यहाँ पे गर्म हो गया। गर्म होने के बाद प्रेशर बना और इस वेंट के जरिए, ये जो जगह है ना, इसके जरिए बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो इसके अंदर जो हमारे क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स है वो सब मिनरल्स को लेकर बाहर निकलता है और इस तरीके से ढेरों मिनरल्स दोस्तों इस प्ल्यूम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट का कॉन्सेप्ट जो डीप ओशन में हमको देखने को मिलता है। और बताया जाता है कि ऐसे वेंट अगर कहीं पर हैं तो वो एक्टिव रह सकते हैं 100 साल तक, कभी कभी हज़ारों साल तक, लगभग 30,000 ईयर्स तक भी यहाँ पर वो एक्टिव रह सकते हैं। अब हाइड्रोथर्मल वेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ज़रा ये सुनिए। इसकी जो डिस्कवरी अभी यहाँ पे हुई है सदर्न इंडियन ओशन में, जो रीजन मैंने आपको बताया है जहाँ पे ये पाया गया है, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट तो है ये, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोथर्मल वेंट का एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ ये वेंट प्रेजेंट होंगे, जो प्ल्यूम्स बाहर आ रहे होंगे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। मिनरल जैसे कि कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। और ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। कोबाल्ट, निकल, आयरन, इन सब की जब बात करते हैं, है ना भाई, इनसे बैटरीज वगैरह बनाई जाती है, उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जा सकते हैं। तो ये जो डिस्कवरी है कहीं ना कहीं भारत के ओशन मिशन को और ज़्यादा मजबूत करती है। इससे क्या होगा, मिनरल को और ज़्यादा यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ये सब हमने अपने डीप ओशन मिशन के तहत ही तो किया है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है ओशन के पोटेंशियल को देखना। नाउ फाइनली यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सर ये डीप ओशन मिशन एग्जैक्टली क्या है, चलिए मैं आपको हाथों हाथ इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो मिशन है दोस्तों, इसका मेन पर्पज़ है हमारे समुद्र की गहराई को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना। और इसके लिए हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे डेवलप किया है। इसमें कॉस्ट आई है लगभग 4,700 करोड़ रुपए, मतलब इतना पैसा खर्चेंगे। 2021 से लेकर 2024 के बीच में इसका पहला फेज़ होगा और ये पहले फेज़ में लगभग इन 4,077 करोड़ में से लगभग 2,823 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए जाएंगे। फिर इसके आगे दूसरे फेसेस भी होंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर ओशन की ताकत, ओशन के पोटेंशियल या ओशन का जो रोल है क्लाइमेट चेंज में वो कैसा हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा डीप ओशन मिशन के बारे में। अब डीप ओशन मिशन में 6 मेन कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। एक तो हम सबमर्सिबल बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एक पर्टिकुलर इंसान को ओशन के ऊपर रिसर्च करनी है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सबमर्सिबल चाहिए होगा। तो इस तरीके का सबमर्सिबल दोस्तों क्रिएट किया गया है जिसमें कुछ लोग बैठेंगे, ओशन में जाएंगे और उसके बाद में कुछ रिसर्चेज वहाँ पे कर पाएंगे। उसमें रोबोटिक हैंड होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर लेनी है तो उसके लिए सैंपल वगैरह कलेक्ट किए जा सकते हैं। और ध्यान में रखिए, डीप ओशन मिशन को अंजाम देने के लिए या इस मिशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास में 3 से 4 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो इसको लीड करती हैं। उसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है और ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ये तो आपकी 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अहम रोल है डीप ओशन मिशन के अंदर में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा भी आप लोगों ने देखा, हमने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में डिस्कशन किया, ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट जाना। अब ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर एक पीडीएफ में कंपाइल करके आपको दी जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इवन एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल होगा। डेली बेसिस पे वहाँ पे अपडेट होता रहता है। उसके अलावा डेट वाइज सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में वहाँ पे मिल जाते हैं। स्टोरेज का कोई इशू नहीं होगा। कोई टॉपिक सर्च करना है जो बहुत पुराना है, 10 महीने पहले पढ़ा है, तो उस टॉपिक को भी आराम से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5,000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आज के द हिंदू की खबर पर आते हैं। अभी हमने पहली इंडियन एक्सप्रेस की कवर की, दूसरी द हिंदू की कवर करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के बाद जो अगला वाला पेज है
है ना, उसके 1-2 पेज बाद ही आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, काफ़ी काम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट होने वाली है कुवैत के अंदर, तो उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल डिस्कशन में देखने को मिलेगा। चलिए ज़रा विस्तार से समझते हैं। ये विजिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, न्यूज़पेपर में केवल एक एडिटोरियल काम का है और वो एडिटोरियल भी भारत और कुवैत के संबंध को दर्शाता है। वहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि किस तरीके से कुवैत के साथ में इंडिया को रिलेशंस मेंटेन करने होंगे, कुवैत का इंपॉर्टेंस भारत के लिए एंड भारत का इंपॉर्टेंस कुवैत के लिए। दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो विजिट है, हम इसमें बस खाली ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कि इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और साथ ही साथ में इंडिया दोनों के रिलेशंस मजबूत होते हुए नजर आएंगे। कहोगे वेट, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? हम तो कुवैत की बात कर रहे थे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये मैप में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये कुवैत नजर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कुवैत है, पीछे सऊदी अरेबिया है, फिर यहाँ पर यूएई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे एक छोटा सा कंट्री ये रहा ओमान, और मतलब ओमान नहीं है, ओमान का कुछ हिस्सा ये भी है, ओमान ये है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कतर। तो ये कितनी कंट्रीज़ हैं? ये दोस्तों 6 कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं। ये 6 की 6 कंट्रीज़ एक ग्रुप बनाती हैं। उस ग्रुप को हम बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ध्यान रखिए, यूपीएससी इसको लेकर ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चाहो तो आप लोग सर्च कर लेना कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए, बताना था कि भाई बताओ इसमें से कौन सा देश है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखना, ये 6 देश इसका मेन हिस्सा है। सर इसको याद कैसे रखेंगे? चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसको साइड में कर लेते हैं और पता करते हैं। देखो सबसे पहले क्यू से हो गया कतर, ठीक है। यू से हो गया यूएई, उसके अलावा यहाँ पर बी से हो गया आपका बहरीन, और ओ से हो गया ओमान, के से हो गया कुवैत, और एस से हो गया सऊदी अरेबिया। ऐसे तो याद रख सकते हो। ये यहाँ पर आपका एक कह सकते हैं कि याद रखने का तरीका है, ट्रिक है, क्यू बॉक्स। क्यू बॉक्स, क्यू से कतर, यू से यूएई, बी से बहरीन, ओ से ओमान, के से कुवैत और एस से सऊदी अरेबिया। ये 6 कंट्रीज मिलकर क्या करती हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को बनाती हैं, ठीक। अब दोस्तों कुवैत का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर आप देखोगे दोस्तों, पीएम मोदी पिछले 10 सालों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बाकी 5 कंट्रीज़ को विजिट कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यहाँ सभी जगह पे जा चुके हैं। बचा था अकेला कुवैत। तो फाइनली अब कुवैत में भी ये विजिट हो रही है। 21 दिसंबर को ये विजिट शुरू होने वाली है, और जैसे ही यहाँ पर ये विजिट शुरू होगी, आप कह सकते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में हम अपने रिलेशंस को मजबूत करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर संडे से ये विजिट शुरू होगी, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री यानी स्पेशली पीएम मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो 43 ईयर्स में कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो कुवैत जा रहा है। तो आज से 43 ईयर्स पहले वो इंदिरा गांधी जी थी जो कुवैत गई थी, उसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी बोला जा रहा है कि जैसी दोनों कंट्रीज़ की डिस्कशंस होंगी, मीटिंग होगी, तो ये फोकस करेंगे कि कैसे जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको मजबूत किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की जाएगी। अब देखिए ये सब बातचीत होने वाली है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। जब ये जाएंगे, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, कुछ अगर एग्रीमेंट होता है तो वो डेटा पब्लिश होगा, तो वो आपके सामने ही प्रेजेंट होगा, तब डिस्कस करना बनता है। अभी केवल और केवल प्रेडिक्शन है कि क्या क्या बातें होंगी। देखिए ये पूरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हमारे लिए ज़रूरी है, और आज के समय पर इस पूरे जीसीसी का जो करंट चेयर है वो कौन है? कुवैत ही है दोस्तों। कुवैत हेड है इस साल के लिए, तो इसके साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। और यहीं पे हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में भी संबंध मजबूत करेंगे, क्योंकि ये 6 कंट्रीज़ भी भारत के ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर आपको 2022-23 का व्यापार बताऊं तो 2022-23 में इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों के साथ में जो भारत का व्यापार था वो था $184.46 बिलियन। $184.46 बिलियन, ये अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। इतना व्यापार हम इन देशों के साथ में करते हैं, इस वजह से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस आर्टिकल में वैसे अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ याद रखना भी है तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में याद रख सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। ये काउंसिल की शुरुआत की गई थी 1981 में सऊदी अरेबिया के रियाद में। उसके अलावा इस काउंसिल का मेन पर्पज़ क्या है? आपस में कॉपरेशन बना के रखना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी को लेकर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली जो यहाँ पर खबर है दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में, इसमें से कुछ खबरें यहाँ पर पेज नंबर 14 पर है, कुछ पेज नंबर 11 पर है। तो ये 3 आर्टिकल और हैं जो बहुत काम के हैं, ठीक है।
चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला कवर करेंगे, दूसरे में ये वाला कवर करेंगे और तीसरे में ये वाला कवर करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने भारत कुवैत का आर्टिकल डिस्कस किया, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रेलिवेंट है, जीएस पेपर नंबर 2। और उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला आर्टिकल भी यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल आपका एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल अगेन जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको टैग बता दिए। चलिए अब पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले आर्टिकल की। तो अभी ना कुछ इंडियन वर्कर्स जैसे तैसे पहुंच गए लीबिया। लीबिया बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, कल मैंने बोला भी था, अच्छे से लीबिया को मैप में देख लेना कहाँ पर है। आइए पहले लोकेशन को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप, और अफ्रीका का स्पेशली ये पूरा का पूरा जो भाग है ये हमारा नदर्न रीजन है। नदर्न रीजन में ये कुछ देश आपको देखने को मिल रहे हैं जो लीबिया के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ये है लीबिया, इसके पीछे आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब लीबिया के साथ में ये कितनी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर को शेयर करती हैं, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो 6 कंट्रीज हैं। जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्री है, उसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या है याद रखने का, क्यू बॉक्स, फिर से याद दिला रहा हूँ, इसको लिख लेना। अब लीबिया के आसपास जितने भी देश हैं इनको कैसे याद रखना है ज़रा ये सुनिएगा। पहला देश है अल्जीरिया, दूसरा देश है यहाँ पर टूनीशिया, और तीसरा देश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सूडान, चौथा है चैड, पांचवा है नाइजर और छठा है इजिप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कुछ यहाँ पर टर्म वगैरह बना सकते हैं आप जिससे याद रख पाएँ। ठीक है, कि जो इसके साथ में बाउंड्री को शेयर कर रहा है। आप जैसे फॉर एग्जांपल लीबिया इस वाले रीजन में है, तो यहाँ पे जो इजिप्ट है और इधर आप देख पाएंगे स्विस कैनाल आता है ना, स्विस कैनाल इजिप्ट के ही हाथ में है, तो इजिप्ट इधर से आता है। इजिप्ट के नीचे सूडान है, सूडान के नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका चैड, नाइजर, ये सभी देश हो गए जो कि इसके साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब हुआ क्या एक्चुअली में, अच्छा एक चीज़ और है, लीबिया जो है एक मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी बाउंड्री को शेयर करता है। मान लो आपसे क्वेश्चन बन जाए क्या लीबिया एक लैंडलॉक कंट्री है, तो क्या बोलोगे नहीं। लैंडलॉक कंट्री तो बेसिकली वो होती है जो चारों तरफ से देशों से घिरी होती है। फॉर एग्जांपल माली है ना, अब माली क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री हो गया। लेकिन लीबिया जो है दोस्तों यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ध्यान में रखिएगा, एक हिस्सा इसका समुद्र से टच होता है। अब चलिए बात आती है आर्टिकल के ऊपर। तो जो इंडियन एम्बेसी है स्पेशली लीबिया के अंदर में, तो वहाँ पे लोग बातचीत हुई और बातचीत होते हुए ये पता चला जो इंडियन वर्कर्स हैं दोस्तों वो लीबिया में पहुँचे। अब जब वो लीबिया में पहुँचे तो उनको जब चेक किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उनके पास में प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क है ही नहीं। उन इंडियन वर्कर्स के पास में कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये बोला जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर उनको वापस भेजने की बात हो रही है। तो जो हमारी एम्बेसी आज के समय पर एक्टिव है वो लगातार डिस्कशन कर रही है, बातचीत कर रही है। ठीक है, क्योंकि लीबिया की कैपिटल है यहाँ पर त्रिपोली, आप ये देख पा रहे होंगे है ना, तो यहीं पे एम्बेसी है भारत की। तो डिस्कशन हो रहा है कि हम किस तरीके से उन सभी लोगों को वापस से लेकर आते हैं। ठीक है, तो उनको लाने के बारे में ये डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, जो भी लोग बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इतना कुछ था बस। अब एक आर्टिकल दोस्तों यह है, ये भी बहुत ज़्यादा काम का है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, एमएसपी का कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, आज हम इसको भी समझेंगे। यह है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कोपरा के ऊपर दिया जाता है, वैसे आपको पता है एमएसपी आपके अलग अलग फसलों को लेकर दी जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, जब वो फसल यानी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट की साइड से उनको एक मिनिमम सपोर्ट मिलता है, और वो प्राइस के फॉर्म में मिलता है, यानी कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। यानी फार्मर्स को अगर वो मार्केट में जाके मंडी में बेचते हैं अपना सामान, वहाँ पे उनको अच्छा रेट मिलता है तो वहाँ पे बेच दें। अगर मान लो उनकी फसल नहीं बिकती है तो वो गवर्नमेंट को एमएसपी पे बेच सकते हैं, यानी कम से कम उनको इतना पैसा तो मिलेगा जिससे उनको लॉस नहीं होगा, घाटा नहीं होगा। ये बेसिकली यहाँ पर एमएसपी का कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग फसलों को लेकर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले कुछ समय पर जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो भी देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न एक ये भी था कि एमएसपी जो है फसलों के ऊपर जो दी जा रही है उसको इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। तो अभी गवर्नमेंट ने कोपरा के ऊपर एमएसपी को बढ़ा दिया है। कोपरा क्या होता है, इस तरीके से कोकोनट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोपरा। अब ये कोपरा भी 2 प्रकार से होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। एक होता है आपका मिलिंग कोपरा और एक होता है यहाँ पर बॉल कोपरा। मिलिंग और बॉल कोपरा में फ़र्क क्या है, ये वाला फोटो देखो। मिलिंग कोपरा इस तरीके से यहाँ पर जो टूटे हुए कोकोनट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिनके टुकड़े बहुत सारे हो चुके हैं। तो इनको क्रश करके इससे कोकोनट ऑयल बना लिया जाता है। और जो बॉल कोपरा है वो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको अपने कंप्लीट फॉर्म में देखने को मिलेगा, बॉल शेप में देखने को मिलेगा।
ठीक है, सूखा हुआ जो कोकोनट है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये एक टूटा हुआ है जिसको क्रश करके हम सीधा क्या कर देते हैं, हम इससे कोकोनट ऑयल को प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया है कोपरा के लिए 2025 वाले सीजन के लिए, और इसका अप्रूवल हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दे दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे CCEA CCPA बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ आपको ये देखने को मिलती हैं, इनका एक अहम रोल है एमएसपी को डिसाइड करने के लिए, इसको अप्रूवल देने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 442 रुपये पर कुंटल के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे अगर फार्मर्स जो भी कोकोनट प्रोड्यूसर हैं वो इस कोपरा को सरकार को बेचते हैं तो जो भी पहले उनको एमएसपी मिल रही थी अब वो 422 रुपये बढ़ के मिलेगी हर कुंटल के हिसाब से। हर कुंटल पे 422 रुपये बढ़ाकर गवर्नमेंट इनको देगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही मेन पर्पज़ है कि जितने भी इंसेंटिव्स फार्मर को दिए जा रहे हैं ताकि कोपरा के प्रोडक्शन को भरपूर मात्रा में बढ़ाया जा सके और लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये मामला आपको समझ में आ गया। अब ये प्राइस वगैरह मत याद रखिएगा, एग्जाम में प्राइस वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितना बढ़ाकर कितना कर दिया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और जो आपसे पूछी जा सकती है वो कोपरा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आप देख पाएंगे जो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स था, अभी 2024 में जो पेपर आया था, नाइजर सीड्स के बारे में क्वेश्चन बना लिया था, है ना। इस साल आया था, अगले साल, पिछले साल आया था, जो भी आया होगा, लेकिन आया हुआ है नाइजर सीड्स को लेकर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कोपरा पे जो एमएसपी दी जाती है, तो पहले कोपरा के बारे में जान लो। आज भारत में कोपरा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं कोपरा के वो आपको केरला में देखने को मिलेंगे और तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब केरला तमिलनाडु में जो कोपरा प्रोड्यूस होता है वो मिलिंग कोपरा है, टूटा हुआ कोपरा, है ना। उसके बाद उसी को क्रश करके क्या करते हैं, ऑयल बनाते हैं, कोकोनट ऑयल। लेकिन जो बॉल वाला कोपरा है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका के अंदर में। ठीक है, तो यूज़ क्या होता है, मिलिंग कोपरा का यूज़ होता है तेल निकालने के लिए, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बाकी जो ये बॉल वाला कोपरा होता है ये एडिबल होता है, इसको हम एज अ ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं। बाकी आपको पता होगा रिलीजियस पर इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शादी में, पूजा पाठ में, है ना। तो स्पेशली हिंदू रिलीजन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोपरा का। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे बॉडीज़ बताई जा रही हैं जो कोपरा को लेकर वर्क करती हैं, है ना। कोपरा को इसके ऊपर एक अच्छा प्राइस मिले, उसका प्रोक्योरमेंट अच्छा हो, उसको लेकर वर्क करती हैं। उसके लिए नाफेड, NCCF ये बॉडीज़ हैं। ये इतनी काम क्या नहीं है, बस खाली इसके प्रोड्यूसर कौन है, इसके यूजेस क्या हैं, ये याद में रखना है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड डेटा के ऊपर में, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर एमएसपी जो दी जाती है उसी एमएसपी को इंक्रीज़ किया गया है। तो एमएसपी होती क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, एमएसपी क्यों दी जाती है, फार्मर्स को नुकसान ना हो, लॉस ना हो। अब गवर्नमेंट जो है ये एमएसपी सेट करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट अकेले ये डिसाइड कर लेती है क्या, उनको कोई एडवाइस वगैरह तो देता होगा ना। हाँ, तो बिल्कुल एडवाइस देने के लिए जो बॉडी है वो है CACP। CACP का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये अपना एडवाइस या रिकमेंडेशन देती है CCEA को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो यहीं पे ना आपसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए अप्रूवल कौन देता है, तो अप्रूवल देने वाली बॉडी CCEA है और रिकमेंडेशन देने वाली बॉडी CACP है। कहीं इसको उल्टा कर दो, इसका उसका इधर उधर कर दो, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो CACP रिकमेंड करेगा तो CCEA डिसीजन लेगा इसी रिकमेंडेशन के आधार पे, और फिर बाद में CCEA ही है जो MSP को सेट करता है। इस वजह से जो आपने अभी आर्टिकल पढ़ा है इसमें CCEA के ऊपर में स्पेशल फोकस किया गया है, ना ही CCPA के ऊपर में। चाहते तो CCPA के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसका काम है केवल रिकमेंड करना, एडवाइस करना, डिसीजन लेने का काम CCEA का है। और यही वो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं। तो PM का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। और मैं आपको बता दूं जो ये CACP नाम की बॉडी है, इन्होंने MSP जो है 23 फसलों के लिए कह सकते हैं रेकमेंड की थी, बट करंट समय पर अगर आप देख पाओगे जो MSP है वो 25 फसलों के लिए, 25 क्रॉप्स के लिए जो है डिक्लेयर की जा चुकी है। 25 फसलों के लिए MSP दी जाती है कि भाई ये वाली फसल उगाओगे तो आपको इसके बदले में गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा जो आपका CACP है ये क्या करता है, रेकमेंड करता है। और इन्होंने अभी तक अगर आप देखोगे रिकमेंडेशन की जब बात आती है तो इन्होंने 23 ऐसी फसलें हैं जिसके ऊपर रिकमेंड किया है कि भाई इस पे MSP मिलना चाहिए। वो 23 फसलें कौन कौन सी हैं? सीरियल्स में आपको ये देखने को मिल जाता है पैडी, वीट, मेज, बाजरा, जोवर, रागी, बारले। दालों में है चना, उड़द, मसूर, मूंग, अरहर। उसके अलावा ऑयल सीड्स में है रेप सीड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, सेफ्लॉर, नाइजर सीड जिसको लेकर क्वेश्चन बन चुका है। कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन, शुगर केन, रॉ जूट और कोपरा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं।
तो इन सब के ऊपर में एमएसपी दी जाती है। तो 7 सीरियल्स हैं आपकी, 7 ऑयल सीड्स हैं, 5 पल्सेस हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये सब मिलकर हो जाती हैं 23। इन्हीं 23 फसलों के ऊपर में CACP का रिकमेंडेशन है कि एमएसपी हमको देने चाहिए। इसमें 17 खारिफ क्रॉप्स हैं, 7 आपकी राबी क्रॉप्स हैं। ठीक, ये हो गया एमएसपी का पूरा फंडा। अब जब एमएसपी डिसाइड की जाती है कि भाई यहाँ पर किसानों को ये पैसा मिलेगा, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 3 तरीके से होता है। एक आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर A2 है, दूसरा A2 प्लस FL और तीसरा C2। A2 का मतलब क्या है भाई, जो भी खर्चा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसानों ने फसल लगाई है, पूरी मेहनत करके फसल लगाई है, उनका भी खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, है ना। गवर्नमेंट जब उनको पैसा देगी उनके अनाज का, स्पेशली एमएसपी में, तो हर चीज़ को काउंट किया जाएगा, है ना। अगर मान लो A2 के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, तो जितना भी खर्चा फार्मर्स के थ्रू किया गया है, चाहे वो फसल को लगाने के लिए सीड्स खरीदे हो, खाद खरीदा हो, केमिकल्स खरीदे हो, लेबर को हायर किया हो, फ्यूल का खर्चा हुआ हो, सिंचाई का खर्चा हुआ हो, ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सब एक्सपेंसेस को मिला दिया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके ये एमएसपी दिया जाएगा फार्मर्स को, ताकि लास्ट में अगर फार्मर्स ये फसल को बेचने जाएं तो उनको घाटा ना हो, उनके सभी खर्चे भी उसमें निकल गए, थोड़ा प्रॉफिट ऊपर से मिला। तो A2 में ये कवर करते हैं। और दूसरा वाला A2 प्लस FL, A2 प्लस FL में A2 की सारी चीज़ आ जाती हैं, क्योंकि A2 लिखा हुआ है तो A2 तो पूरा आ जाएगा। FL में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो अनपेड फैमिली लेबर है, मान लो फैमिली के लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है उनको थोड़ी यहाँ पर कोई पेमेंट मिल रहा है। अब आप देख पाते हैं किसानी जब होती है, पूरा परिवार साथ में मिलकर वर्क कर रहा होता है, बच्चे भी हैं, फीमेल वर्कर्स भी हैं, वो सब मिलकर काम करेंगे, उनको कौन पेमेंट करेगा, तो उनका वैल्यू जो है उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाता है FL में, यानी फैमिली लेबर। ठीक है, फिर तीसरा जो कैलकुलेशन का तरीका होता है वो होता है C2। C2 में क्या होता है दोस्तों, A2 प्लस A2 FL सब चीज़ आ जाती हैं, इसमें A2 भी है और FL भी है, दोनों आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और इसमें बेसिकली यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यूज़ है या फिक्स कैपिटल एसेट्स है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो गया। बाकी एमएसपी और एफआरपी के बीच में फ़र्क होता है, ध्यान में रखिएगा। एमएसपी जो है हमारी फसलों के ऊपर देती है भारत सरकार, लेकिन उनको रेकमेंड करने वाली बॉडी कौन सी है, CACP, है ना। तो 23 फसलों पे एमएसपी दी जाती है, 22 फसलें हैं और 1 शुगर केन है। लेकिन जो एफआरपी होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ध्यान रखिए, इसका जो फिक्सेशन है वो CCEA करता है, रिकमेंडेशन CACP ही करता है। सेम है, बस खाली यहाँ पर फिक्स यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ पर फिक्स जो है CCEA करता है। जैसे यहाँ पर एमएसपी जो है ये अगर आप देखोगे सरकार देती है किसानों को, लेकिन जो एफआरपी होता है ये बेसिकली जो शुगर की मिल हैं, चीनी की जो मिल फैक्ट्रीज हैं वो देती हैं किसानों को, स्पेशली जो भी किसान जब गन्ना बेचने जाएंगे चीनी की मिल में, क्योंकि गन्ने से ही तो चीनी बनती है। तो जब वो गन्ना बेचने जाएंगे शुगर मिल के अंदर में, तो उनको जो सपोर्ट दिया जाएगा शुगर केन पे, ध्यान रखिएगा शुगर केन पे ये एफआरपी दी जाती है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, तो वो चीनी की मिल वाला देगा, उसको सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे एमएसपी में कोई भी लीगल गारंटी नहीं है ना, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एफआरपी में दोस्तों लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, एमएसपी में देखेंगे कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं है, लेकिन एफआरपी में पेनल्टीज है। अगर मान लो कोई चीनी की मिल है, उसको किसानों ने गन्ना पहुंचा दिया है, वो पेमेंट नहीं करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो सकती है, तो इसलिए उनको पेमेंट टाइम पे करना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एफआरपी दी जाती है गन्नों के ऊपर स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर ये चीनी की मिल का इंपॉर्टेंट रोल है, जबकि एमएसपी यहाँ पर 22 क्रॉप्स प्लस शुगर केन को लेकर दी जाती है। ठीक है, तो अगर चीनी की मिल में बेचने जाएंगे तो चीनी की मिल से ही पैसा लेंगे, वो एफआरपी देगा आपको। ठीक, एक अच्छा प्राइस जो मार्केट से अच्छा होगा स्पेशली। क्लियर, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी आज के न्यूज़पेपर में ही प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है नया अंडर सी जो केबल है दोस्तों, ये तैयार किया जा रहा है। अंडर सी केबल नाम से पता चल चुका है, समुद्र के अंदर से इंटरनेट की केबल बिछाई जा रही है, और ऐसे में इंडिया माहिर है दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर में। हम पहले भी काफ़ी सारी केबल बिछा चुके हैं, अंडमान निकोबार तक ये केबल ले जा चुके हैं, जिससे कह सकते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल होता है वो पहुंचाया जाता है, जिससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल पाती है। तो 2 नए सबमरीन केबल्स आज के समय पर एक इंटरनेट लिंक प्रोवाइड करवाएंगे एशिया और यूरोप, यानी एशिया यूरोप दोनों को जोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसे केबल्स है जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में बन जाएगी, उसको लेकर यह बात हो रही है। तो 2 नए सेट ऑफ जो केबल हैं, केबल सिस्टम जो है, इसको पूरी तरह से लॉन्च करने के लिए तैयार हैं आने वाले 3 महीनों में। इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा इंटरनेट की लिंक से, जिससे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे यूरोप एशिया दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे।
ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर केबल सिस्टम जो होने वाले हैं, इसमें 15,000 किलोमीटर की लेंथ का केबल बिछाया जाएगा। इसमें यहाँ पर जो ओनरशिप है वो रिलायंस जियो की भी है, उनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फिर उसके अलावा चाइना के मोबाइल सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि मुंबई, चेन्नई, इनको हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सबमरीन केबल से। तो ये सबमरीन केबल किस तरीके से जुड़ने वाला है, ऐसे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये यूरोप को भी जोड़ेगा, समुद्र के रास्ते ये केबल बिछाए जाएंगे उसके अंदर अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा एशिया हो गया, उसके अलावा ये हो गया यूरोप ऊपर की साइड में, टर्की, ग्रीस की साइड में ऊपर जाओगे तो ये यूरोप हो गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। तो आगे अभी बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं, तो इस पर इतना फोकस मत करना, ढेरों अपडेट्स आएंगे और डिटेल से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल पब्लिश हों। तो बस खाली एक ओवरव्यू तो मिल गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं आर्टिकल, ध्यान में रखना। बस खाली आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ मामला चल क्या रहा है। चलिए फिलहाल के लिए अगली खबर पर आते हैं। ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारे द हिंदू में कल पब्लिश हुआ था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% जो AIF मनी है उसका यूज़ किया गया है सरकमवेंट लॉज के अंदर में। कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसी इन्वेस्टमेंट में अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। अब एक प्रोसीजर तो सिंपल है भाई, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, है ना। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आजकल मार्केट में बहुत है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, अपना डीमैट अकाउंट बना लेना है ना। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, पहले पेपर वर्क हुआ था करता था, अब ये डीमैट अकाउंट आ चुके हैं। तो डीमैट अकाउंट बनाओगे, डीमैट अकाउंट से आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर में एंट्री हो जाएगी। अब वहाँ पे कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप लोग परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे ही दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में होता है। बस खाली म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आप एक पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दे रहे हो, उस कंपनी में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आपके पैसा को अच्छी कंपनी में लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट तो उन लोगों के लिए होता है जो बेसिकली यहाँ पर इसकी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। अब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, आजकल ज़्यादा लोग वही हैं भाई जिनको पता नहीं होता स्टॉक मार्केट के बारे में, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप पैसा एक कंपनी को दे रहे हो, वो थोड़ा बहुत कमीशन काटते हैं, बट आपके पैसे को सही जगह पर अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे हैं बड़े, है ना, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मतलब जो सेफ गेम खेलने वाला है वो म्यूचुअल फंड है, जिसको नॉलेज नहीं है। बाकी आप डेली का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, तो वो स्टॉक मार्केट में होता है, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो है AIF, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स नाम से पता चल चुका है, स्टॉक मार्केट और बाकी सारी चीज़ों से हटकर है, उसका ऑल्टरनेटिव, उसका अलग है। अब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे या स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन बैठा है इसके ऊपर, ऐसा थोड़ी अपने हिसाब से चलेंगे, कोई बैठा तो होगा इसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में जितने भी आज आपको कमर्शियल बैंक्स नजर आएंगे, इस बैंक को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक बैठा है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा सेबी बैठा है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यही से भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को। AIF के ऊपर में भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है, सेबी का पूरा कंट्रोल नहीं होता, ध्यान रखिए, थोड़ा कंट्रोल होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हर किसी बच्चे के लिए या हर किसी लोग के लिए नहीं है। हम आज स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, ध्यान रखिए, इकोनॉमी में क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के थ्रू किया जाएगा। सोफिस्टिकेटेड मतलब जिनको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट का। और ये वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो फंड इकट्ठा हुआ, वो स्टार्टअप्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में या दूसरे हाई रिटर्न एवेन्यूज के अंदर में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो रेगुलेशन है, यानी इसके ऊपर भी सेबी बैठा है, सेबी ही रेगुलेट करता है, ठीक है। AIF रेगुलेशन 2012 के नियम के तहत सेबी इसको रूल करता है। लेकिन जैसे आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे, आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस चल रहे होंगे उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन AIF में सारे एक्सपर्ट होते हैं। इसमें जो फंड बनाया जाता है वो मिनिमम फंड कॉर्पस 20 करोड़ रुपए का बनता है। और हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, छोटे छोटे फंड बनाए जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो इस फंड में इन्वेस्ट करता है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है।
ध्यान रखिए, इसलिए बोल रहा हूँ एक्सपर्ट्स के लिए। बाकी जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इसका मेन पर्पस होता क्या है? हमने एक छोटा फंड बना लिया 20 करोड़ रुपए का, लोग यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका करेंगे क्या? तो इस फंड का खर्चा जो किया जाएगा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स पे किया जाएगा, है ना, तो जिससे यहाँ पर उनको हाई रिटर्न मिले, इन सब चीज़ों के ऊपर वो स्पेशल फोकस करते हैं। बाकी इसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की 3 कैटेगरीज आती हैं। अब इन कैटेगरीज को इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दोनों में थोड़े फर्क होता है। जैसे इसमें रिटेल इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट साइज कम होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर हाई नेटवर्थ वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है वही इन्वेस्टमेंट करेगा, इतना बड़ा रिस्क वो अगर ले सकता है तो इन्वेस्ट करेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने रेगुलेशन की बात बता दी है, तो सेबी इसको रेगुलेट करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से। एआईएफ को भी सेबी रेगुलेट करता है, बट कम स्ट्रिक्ट तरीके से। म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा ताकत रहती है सेबी की, ठीक। अब देखिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आपको पता होना चाहिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, स्टॉक मार्केट्स वगैरह की जब बात करते हैं, तो इस फाइनेंशियल सेक्टर को मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक है आपका सेबी एक्ट 1992 का, दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, है ना, ताकि जो कंपनीज के जो दिवालिया हो जाता है, कंपनी लॉस में चली जाती है, ऐसे केसेस को सुलझाने के लिए ये पर्टिकुलर कोड है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे बात होता है। जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक देश से दूसरे देश के अंदर में, उसको रेगुलेट करने का काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये 3 लॉज हैं, ध्यान में रखिएगा, जो आपके देश में फाइनेंशियल सेक्टर को मैनेज करते हैं। अब यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एंड द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं कि एग्जाम में सवाल अगर बन जाए तो यहां से ऐसे बन सकता है। तो यहां पे बोला गया, पहला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनको सेबी रेगुलेट करता है, जबकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अनरेगुलेटेड होते हैं, इनको कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है। क्या ये सही है? नहीं भाई, गलत है, क्योंकि सेबी म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करता है, लेकिन मजबूत तरीके से, और सेबी का थोड़ा बहुत रेगुलेशन आपके एआईएफ के भी ऊपर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा सुनिए, दूसरा बोलता है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल फंड के अंदर में, ये रिलेटिवली कम होती है देन इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। हाँ, ये सही है, क्योंकि आपको बताया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक्सपर्ट्स के लिए, कम से कम भाई एक व्यक्ति है तो उसको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होगा कॉर्पस फंड में। जबकि आपका जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1000, 500, 2000, 3000, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। दैट इज वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मज़ा आ रहा है आज के सेशन में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको दिख रहा है, ये इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेकर डिस्कस कर रहा है। कहोगे आर्टिकल देखा देखा लग रहा है। हाँ, देखा देखा लग रहा होगा, परसों मैंने डिस्कस किया है, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखित में यानी नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दी है। चाहो तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, है ना, बस खाली मैंने एक थोड़े अच्छे फॉर्म में इसको प्रोड्यूस करके आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अभी आते हैं हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार और काम के इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, परसों यहाँ पे न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था, कल भी पब्लिश हुआ था। तो मध्य प्रदेश दोस्तों प्लान ये कर रहा है चीता के लिए एक नया घर बनाया जाए और फिर उसके बाद में लेपर्ड्स को वहाँ से रिलोकेट किया जाए। अब सर ये मैटर क्या है, इसको मैं बताऊंगा विस्तार से। पहले चलता है मध्य प्रदेश। तो ये है अपना इंडिया, बीचों बीच में मध्य प्रदेश प्रेजेंट है। 5 राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश बॉर्डर को शेयर करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं याद रखिए। सबसे पहले नॉर्थ में है यूपी, उसके अलावा राजस्थान, फिर वेस्ट में गुजरात आ जाता है, ईस्ट में छत्तीसगढ़ है और साउथ में महाराष्ट्र है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो मध्य प्रदेश से बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब मध्य प्रदेश में ही दोस्तों आपको पता होगा एक पार्क है कुनो नेशनल पार्क, जहां पे हम लोगों ने चीता को इंट्रोड्यूस किया था। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो चीता होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझाता हूं। 2 प्रकार के चीता होता है, एक होता है अफ्रीकन चीता, दूसरा होता है एशियाटिक चीता। अब एशियाटिक चीता तो बस कल खत्म होने की कगार पर है। एक समय था कि भारत में भी एशियाटिक चीता पाया जाता था, लेकिन वो एशियाटिक चीता इंडिया से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज एक भी एशियाटिक चीता भारत में नहीं है, थोड़े बहुत प्रेजेंट है। इवन पूरे दुनिया में ही लगभग 40 से 50 एशियाटिक चीता हैं और वो केवल और केवल ईरान में आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया में नहीं है।
समझ रहे हैं इस बात को? तो इस वजह से इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन के अंदर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब ये चीता बहुत ज़्यादा खतरे में है भाई, इनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 40 से 50 बचे हुए हैं बस। अगर ये भी खत्म हो गए तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड से सीधा कहाँ पे आ जाएंगे? एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। खैर भारत से तो विलुप्त हो ही चुकी है, खत्म हो चुकी है, समझ रहे? फिर दूसरा है अफ्रीकन चीता, क्योंकि अब भारत में एशियाटिक चीता खत्म हो गया था तो हमने 2022 में ये प्रोग्राम बनाया, क्यों ना अफ्रीका से चीता मंगा लिया जाए, यानी अफ्रीकन चीता मंगा लिया जाए। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अफ्रीकन चीता की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, 50 देश उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और उस पूरे कॉन्टिनेंट में 6,500 से 7,000 चीता की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो हम वहाँ से अफ्रीका से चीता मंगा सकते हैं, और इसका आईयूसीएन स्टेटस भी कोई इतना खतरनाक नहीं है, वल्नरेबल कैटेगरी में है, थोड़े बहुत चीता तो मंगा ही सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ये चीता मंगाएंगे। अफ्रीकन चीता साइज में बड़े होते हैं एशियाटिक चीता से, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी थोड़े से डार्कर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि एशियाटिक चीता थोड़ा लाइटर होता है, पेलर होता है, थोड़ा उसका येलोइश कलर नजर आएगा। तो हमने डिसाइड किया कि सर हम ये चीता मंगाएंगे, और हमने फिर ये चीता का ऑर्डर दे दिया। किसको दे दिया? 2 अफ्रीकन देशों को, एक था नामीबिया और दूसरा था साउथ अफ्रीका। तो हमने 220 चीता मंगाए शुरुआत में, 8 मंगाए नामीबिया से और 12 मंगाए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब जब ये चीता मंगाए गए, चलो मैं आपको मैप में नामीबिया और साउथ अफ्रीका भी दिखा देता हूँ यार हाथों हाथ। तो ये है यहाँ पर अपना इंडिया। हम चलते हैं इधर, ये है अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमने लीबिया तो डिस्कस किया ही था, ये आपको पता होगा, ये रहा लीबिया, है ना, इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अपने को चलना है बिल्कुल नीचे। कहाँ पे जा रहे हैं? कीनिया में, नाइरोबी में जा रहे हैं। नीचे ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा अपना नामीबिया। ठीक है, ये है नामीबिया, और उसके अलावा नीचे है इसके साउथ अफ्रीका। इन दोनों देशों से ही हम लोगों ने क्या किया? चीता को सीधा यहाँ पर मंगाया इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे ले गए? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ ले गए? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में स्पेशली अगर ये मैप देखोगे तो ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये भोपाल दिख रहा है ना, मध्य प्रदेश की ही यहाँ पर एक कैपिटल है। उसके अलावा जस्ट ऊपर आओगे तो आपको कोनो नेशनल पार्क नज़र आएगा। तो कोनो नेशनल पार्क में हमने सबसे पहली बार इन चीता को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, अब क्या हुआ? ये वाला मैप देखिए। कौन सा वाला? ये वाला मैप देखिए। तो हम यहाँ पे तो चीता को लेकर आ गए। अब हमारा मेन पर्पज़ है और बहुत सारे चीता मंगाना। तो थोड़े चीता का ऑर्डर और दे दिया गया है, वो चीता आएंगे। तो हम कहाँ पे रखेंगे? अब की बार गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखेंगे। तो ध्यान रखिए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में ही है। फिर कुछ चीता को इसमें रिलोकेट करने की बात की जा रही है। फिर आपने देखा होगा आर्टिकल में भी बोला जा रहा है कि इसमें से लेपर्ड्स को भी रिलोकेट किया जाएगा। मध्य प्रदेश बेसिकली नया घर बना रहा है चीता के लिए भारत में, वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। ठीक है, लेकिन वहां से लेपर्ड को हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लेपर्ड जो है ना, अगर आप देखोगे तो वो चीता के बच्चों को खा सकता है, कमजोर चीता को खा सकता है। तो हम बाहर से मंगा रहे हैं यार, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है। तो हम ये थोड़ी चाहेंगे चीता को इंट्रोड्यूस कर दो, लेपर्ड वहाँ पे रहेंगे तो लेपर्ड उनकी पॉपुलेशन को खा के ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यहाँ से लेपर्ड को भी हटाया जाएगा। कुछ एरियाज ऐसे डिक्लेयर किए जाएंगे जो लेपर्ड फ्री होंगे, और वहाँ पे कुछ चीता के लिए शिकार डाला जाएगा ताकि वो चीता वहाँ पे आराम से रह सके। उसके लिए भरपूर मात्रा में खाने के लिए खाना हो और उसको खाने के लिए कोई ना हो। ये बेसिकली यहाँ पर फैसिलिटी होने वाली है, एक वीआईपी फैसिलिटी। तो ये जो चीता है दोस्तों, एक लार्ज कैट देखने को मिलता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला एनिमल जो पृथ्वी पे प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी जो बॉडी है ये आप देख पाओगे, चीता की ही बॉडी ऊपर नजर आएगी। लंबे लंबे पैर हैं, छोटा सा राउंड सा मुंह आपको देखने को मिल जाएगा, तेजी से दौड़ता है। बॉडी के ऊपर में ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको नजर आते हैं। ये कार्निवोरस एनिमल है, ऑब्वियस सी बात है। इनकी जो डाइट है नॉन वेजिटेरियन है, दूसरे छोटे जानवर को यहाँ पर ये खाने का काम करते हैं। थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, चीता को लेकर बातचीत हो रही है, इसको प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय पर चीता का जो हैबिटेट है, जो इनका एरिया है, वो लगातार घटता हुआ नजर आया, क्योंकि हम जंगलों तक घुस चुके हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो चीता की पॉपुलेशन ख़त्म सी हो गई। आईयूसीएन के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में है, बता दिया है मैंने आपको, है ना। ये ध्यान रखना, ये कौन सा वाला चीता है? अफ्रीकन चीता जो वल्नरेबल कैटेगरी में है, नहीं तो फिर जो एशियाटिक है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस वजह से दोनों की लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट कर दी है। वैसे मैं आपको बताऊं, 2022 में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया भारत में। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में लेकर आए 20 चीता। फिर इनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई, थोड़े खत्म भी हो गए चीता, थोड़े से चीता मरे भी हैं दोस्तों।
जो मरने के पीछे का कारण था, भूख के मारे मर गए, कुछ कुछ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कि हमने चीता के गले में रेडियो कॉलर बांधा हुआ था, तो कुछ के गले में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गए। लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चीता प्रेजेंट हैं। आज हमारे पास में 12 एडल्ट्स हैं, 12 कब्स हैं। दिसंबर 2024 तक अगर हम बात करेंगे तो 12 चीता हैं हमारे यहाँ पर जो एडल्ट हैं, और 12 यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई थोड़े और चीता को मंगाया जाए और उनको गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में, स्पेशली जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर चीता को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लोकेशन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी ध्यान रखेगा, वो है MP। चलें आगे, चलिए इकॉनमी का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन पर आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। भाई क्या हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। पढ़िए ना ये स्कीम, तो काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, कैसे वर्क करती है। लेकिन अब ये क्यों पढ़ना है भाई, गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अंत कर रही है सरकार, ख़त्म कर रही है इसको। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि अब यहाँ पे इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम का कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है, इसलिए हम चाहते हैं इसको ख़त्म करना। क्योंकि हम इसको क्यों लेकर आए थे, ताकि अपने देश के अंदर में जो सोना है, गोल्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके, इसलिए इस स्कीम लेकर आए। अब क्या हो गया, हमने सोना ऑलरेडी सस्ता कर दिया। क्यों, क्योंकि इस गोल्ड हम बाहर से जो मंगा रहे हैं उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है दोस्तों, उस इम्पोर्ट ड्यूटी को हमने कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। तो पहले 15% ड्यूटी लगती थी, अब वो 6% लग रही है। तो लोग खरीद लेंगे, अपने आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो सस्ता कर ही दिया है गोल्ड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये स्कीम नहीं चलानी है। इस स्कीम के ज़्यादा फायदे भी नहीं है, है ना। गवर्नमेंट को उल्टा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ये हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट है। हम इस स्कीम के जरिए, यानी कि सरकार इस स्कीम के जरिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो पैसा इकट्ठा जो कर रही है वो और भारी पड़ जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम को धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो इसके लिए जो बॉन्ड इशू करा जा रहा था पिछले कुछ समय पर, अब उस बॉन्ड की संख्या कम करते हुए आ गए हैं दोस्तों। 2024 में संख्या बहुत कम हो चुकी है। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको ये बंद करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। अब वो डिसकंटिन्यू करें या कंटिन्यू करें, एग्जाम में जो क्वेश्चन बना जाएगा वो आपसे दोस्तों सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बनेगा। क्या है ये स्कीम, मामला क्या है, इसमें समस्याएं क्या हैं, दिक्कतें क्या हो सकती हैं, ये पता होना चाहिए। इतना काम कर गए तो आपका काम हो गया, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इकॉनमी के लिए रेलिवेंट है। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है दोस्तों, इसको लाया गया था नवंबर 2015 में। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है, जो फिजिकल गोल्ड है उसकी डिमांड कम करना। आप कहोगे फिजिकल गोल्ड मतलब सोना खरीदना भी नहीं है और सोने में इन्वेस्टमेंट भी करना है, ये कैसा मामला है। चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसको करते हैं जूम। आप समझिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहो तो पेन पेपर लेकर बैठो, नोट डाउन करते रहो। जब आपको नॉर्मली मैं बोलूँ कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी चीज़ों में होता है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मेटल्स में भी बोला जाता है। सोने में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बोला जाता है रिस्क कम रहेगा, प्राइस बढ़ेगा, अच्छा पैसा आपका मिलता रहेगा, है ना। तो भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, सुनार की दुकान पे जाओ और गोल्ड परचेज करके ले आओ, घर में रख लो, हो गया इन्वेस्टमेंट। समय के साथ में उसके प्राइस बढ़ेंगे, है ना, तो उसकी प्राइस की वैल्यू हो जाएगी आपके गोल्ड की, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई हम सोना खरीदना नहीं चाहते, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है कि भाई हम यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। मेटल में थोड़ा बहुत पैसा लग जाएगा, गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, उस हिसाब से हमें पैसा मिलता रहे, हम ये चाहते हैं। तो आप सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, मतलब बिना गोल्ड खरीदे भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे, इसी सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत। अब नहीं कर पाओगे क्योंकि बंद कर रहे हैं। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है, अब सुनिएगा मेरी बात। इस स्कीम में सरकार ने यह बोला कि भाई आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर सरकार आपको बॉन्ड देगी। बॉन्ड मतलब एक पर्टिकुलर पेपर होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, वो सब चीज़ें होगी। और वो जो बॉन्ड है, कितने रुपए का आप लेना चाहते हैं, या जितना भी पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उतने रुपए का सरकार पेपर बना के आपको दे देगी। और उतने रुपए आप सरकार को दे देना, यानी गवर्नमेंट को दे देना। तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा इकट्ठा हो गया, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह बोला कि आपके इस पैसे का ट्रीटमेंट गोल्ड के भाव के हिसाब से होगा, जैसा यहाँ पर गोल्ड का रेट चलेगा। तो यानी आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, सोना आपको खरीदना भी नहीं पड़ा, है ना। आप सोच रहे थे भाई सोना खरीदूंगा, चोरी चकारी का डर रहेगा, तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट सब बर्बाद हो गया। अब मैंने सोना खरीदा भी नहीं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो गया, सरकार को मैंने ये पैसा दे दिया, सरकार ने बदले में मुझे एक बॉन्ड दे दिया कि हाँ भाई आपने सोने में इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपका प्रमाण है, ठीक है।
अब जब ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपने कर दिया है तो क्या इसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर आपको ब्याज देती है इसके ऊपर में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, एनुअली इंटरेस्ट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट में एक प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम काम करती है। आपको फिजिकली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बस खाली सरकार से एक पेपर लेना है और उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट के पास में पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे को वो यूज़ कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, या जैसे भी इकट्ठा करना चाहे जैसे भी कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान में रखना, क्वेश्चन यह है क्या सरकार ही पेपर देगी? नहीं, सरकार के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बॉन्ड को इशू करता है, ये पेपर, ये इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, जिसको भर के आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी जगह से होता है। ये वाले जो बॉन्ड पेपर हैं आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर। उसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी आपके स्टॉक मार्केट्स हो गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर भी सीधा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका ऐसे ही हो जाएगा, डिजिटाइज वे में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यह है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है? तो दोस्तों एक तो व्यक्ति इंडिविजुअल होना चाहिए, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी लोग यहाँ पर इस गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यह है इसके फीचर्स यहाँ पर क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, इस गोल्ड के अंदर में जो ये प्राइस होगा, जो बॉन्ड का प्राइस डिसाइड किया जाएगा, वो आपके 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से यहाँ पर आपका बॉन्ड तैयार करके दिया जाता है। ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड आप परचेज कर सकते हैं। तो कितना खरीद सकते हैं भाई? कोई चाहता है मेरे पास में थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो मैं 8-10 किलोग्राम गोल्ड खरीदना चाहता हूं, तो ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें कुछ लिमिट सेट की गई है। कम से कम तो 1 ग्राम गोल्ड, यानी कम से कम 1 ग्राम गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है वो कितनी है? मान लो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आता है, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 किलोग्राम की है, यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो कम से कम 4 ग्राम यानी 4 किलोग्राम गोल्ड तक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि वहीं पे कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है या कोई दूसरी बड़ी कंपनी है, उसकी लिमिट 20 किलोग्राम है कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 20 किलोग्राम तक के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? देखो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट तो यह है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 1 ग्राम है, कि कम से कम आप 1 ग्राम गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है वो 20 किलोग्राम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकती है। इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए वो 4 किलोग्राम तक भी लिमिट जाती है। ठीक है, अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर लोगे, आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भाई गोल्ड घर में रखने से अच्छा यह है कि हमने खरीद भी लिया, पता भी नहीं चला और इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन दोस्तों मान लो आपने गोल्ड खरीदा, आपको जरूरत पड़ी कभी पैसों की, तो बेच के आपके पास में हाथों हाथ पैसा आ जाएगा। इस बॉन्ड में ऐसा नहीं होने वाला। इस बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे यार ऐसे तो कोई स्कीम होती नहीं है, बीच में किसी को बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो वो कैसे निकालेगा? तो दोस्तों तब भी आपको 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन है, वैसे तो मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, लेकिन एक ऑप्शन दे दिया गया है आपको कि कम से कम 5 साल बाद आप इसको पैसे का निकाल सकते हैं। तो 5 साल तो एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा ना, तो वेटिंग पीरियड इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये इसका टर्म हो गया। बाकी इंटरेस्ट वगैरह कैसा मिलेगा? क्या केवल पैसा दे देंगे क्या गवर्नमेंट को? कोई ब्याज वगैरह उस पर मिलेगा? बिल्कुल। इस स्कीम में दोस्तों यहाँ पर फिक्स एनुअल इंटरेस्ट रेट लगभग 2.5% का ये जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज है, इस दर पे यहाँ पर आपका पैसा बढ़ता रहता है। ठीक है, और ध्यान रखिए जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा गोल्ड बॉन्ड पे उस पर टैक्स भी काटेगी गवर्नमेंट। अब मैं क्या बोलूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर ये टैक्सेबल भी है, इस पर टैक्स भी काटा जा सकता है। ठीक है, टैक्स काटा जा सकता है, टैक्स काटेगा ही। अब बेनिफिट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे फिजिकली रखना नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, लंबा वेट करना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड होगा तो बेच के पैसा आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, चलिए फिर अब देखिए यूपीएससी ने 2016 में यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। 2016 में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए सरकार का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है। पहला कि भाई यहाँ पर जो गोल्ड है ना, वो लोगों तक यहाँ पर पहुँचाने, इकॉनमी में यहाँ पर उसका रोल बढ़ाना, सही बात है पहला। दूसरा, इससे भारत की जो डिपेंडेंस है गोल्ड इंपोर्ट्स के ऊपर में वो कम करना, तो ये भी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट देखोगे कि भाई गोल्ड और ज्वेलरी जो सेक्टर है इसमें एफडीआई को प्रमोट करना, एफडीआई को प्रमोट करना, क्या ये सही है? भाई एफडीआई को कैसे प्रमोट किया जाएगा? इसमें एफडीआई प्रमोट करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की कोई बात हो रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं हो रही है दोस्तों इसमें। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी क्योंकि यहाँ पे इतना फोकस गोल्ड के ऊपर किया जा रहा है, स्कीम का नाम ही सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, तो भारत में जो ये गोल्ड इंडस्ट्री है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उसका स्टेटस क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। जब हम इंडिया में गोल्ड रिजर्व्स की बात करते हैं तो नेशनल मिनरल इन्वेंट्री जो है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो टोटल रिजर्व्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं या टोटल जो रिसोर्स आपको गोल्ड ओर के भारत में देखने को मिलते हैं ये 2015 तक 501.83 मिलियन टन्स के आसपास थे। आज भारत में बहुत सारे राज्यों में सोना प्रेजेंट है, स्पेशली यहाँ पर ऑब्वियस से बात है, खनन करके निकालना पड़ता है, उसकी रिफाइनिंग होती है, प्योरीफाई करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से निकालना पड़ता है, तब हमें खरा सोना मिलता है। तो आज फिर भी गोल्ड ओर के सबसे बड़े रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उसमें दोस्तों बिहार है, बिहार के पास में 44% के आसपास गोल्ड है, राजस्थान के पास में 25%, देन कर्नाटका, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश एंड देन झारखंड। कर्नाटका के पास में गोल्ड आउटपुट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गोल्ड को निकाला बहुत ज़्यादा गया है, ये तो ओर के फॉर्म में है भाई, कंकड़ के फॉर्म में है ना, रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ओर है, इस वजह से ये ओर वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और में से सोना निकालना भी तो होगा ना, निकालने के मामले में कर्नाटका आ गया है भाई। केजीएफ का नाम सुना है, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका में ही है, कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये दुनिया की ओल्डेस्ट और डीपेस्ट गोल्ड माइन है। फिलहाल अभी दोबारा खोलने की बात हो रही है, वैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे वहाँ पे सोना खत्म कर दिया गया निकाल कर। बाकी अगर देखेंगे दूसरे सेक्टर में तो भारत बहुत सारा सोना इंपोर्ट भी करता है। अभी सोने इंपोर्ट करने की बात को लेकर भी एक शानदार आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मैं आपको वो आर्टिकल बताऊंगा डिटेल से, पहले ये 2 लाइनें पढ़ लेना। इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है ना, हम लोग बहुत सारा गोल्ड का कंजम्पशन करते हैं, इंडिया में लोगों के घरों में बहुत सारा पैसा सोना देखने को मिल जाता है, स्पेशली महिलाओं के पास में आपको देखने को मिल जाएगा। मैरिज में गोल्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो अभी 2023-24 में भी 30% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है दोस्तों, और ये $45.54 बिलियन तक का हम लोगों ने इंपोर्ट किया। फिर ये इंपोर्ट मार्च के महीने में 2024 में थोड़ा सा गिर गया, कम हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी नवंबर 2024 का जो महीना निकला है, पिछले महीने की बात कर रहा हूं, ये गोल्ड का इंपोर्ट मैसिव तरीके से बढ़ा है। जितना हम तेल इंपोर्ट नहीं करे उतना गोल्ड इंपोर्ट कर गए, उसको लेकर जांच भी चल रही है अभी, इसकी वजह से ही तो भारत का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो गया नवंबर के महीने में। तो इस साल की बात कर रहा हूं, नवंबर में हमने गोल्ड इंपोर्ट बहुत किया है, अभी बताऊंगा वो भी। लेकिन उससे पहले एक और न्यूज आर्टिकल दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है, 100 डे का कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, जहां पे मेन पर्पस था ट्यूबरक्लोसिस के बीमारी को पूरी तरह से डिटेक्ट करना और लोगों को टीबी की बीमारी से बचाना। तो हमने ये जो 100 दिन का कैंपेन शुरू किया, इसमें से 16,000 टीबी के केसेस को डिटेक्ट कर लिया गया है, 5 लाख की स्क्रीनिंग चल रही है, उनका चेकअप चल रहा है। तो इस वाले आर्टिकल की कुछ इंफॉर्मेशन है, ये जो पर्टिकुलर पैरा है और ये वाला जो पैरा है, इसको मैं मतलब ब्लर दिख रहा है ना, तो मैं लिखित में ये लेकर आया हूं, तो आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएगा, यहाँ से हम पढ़ देंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं सर ये ट्यूबरक्लोसिस होती क्या है। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी अक्सर न्यूज़ में रहती है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारे सीधे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होने के पीछे के कारण क्या है, कॉजेज क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी फैलती है ना। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सीने में दर्द होना, कमज़ोरी होना, वज़न घटना, बुखार होना, रात में पसीने आना, कफ हो जाना, ये सब यहाँ पे दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के कुछ लक्षण नज़र आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली मृत्यु भी बहुत सारी हैं। इवन 2021 में दुनिया भर में 1.6 मिलियन लोगों की जान गई थी टीबी की वजह से। आज दुनिया में बोला जाता है 13वां ऐसा कारण है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है टीबी की वजह से। एक खतरनाक बीमारी है। हमने टारगेट सेट किया 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। इसके लिए 100 डे का कैंपेन चलाया गया, जिसमें से 16,000 केसेस को डिटेक्ट किया गया, कुछ केसेस को रिजॉल्व भी किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बने टीबी को लेकर, तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे लंग्स को अफेक्ट करता है। टीबी एक क्यूरेबल प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जिसको हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं अगर यहाँ पे सही समय पर इसको अर्ली वे में डिटेक्ट कर लिया जाए। अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है अगर इसका पता लग गया है तो। बाकी दोस्तों टीबी के इन्फेक्शंस की जब बात होती है तो 2 प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, एक होता है लेटेंट टीबी और एक होता है एक्टिव टीबी। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान में रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कहोगे नहीं पता, आप पता चल जाएगा। लेटेंट टीबी की बात करते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि मैंने बोला ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से हो रहा है, एक बैक्टीरिया की वजह से। वो कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। समझ रहे हैं? तो लेटेंट टीबी का केस जो होता है, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है, कमज़ोर होता है। तो इसमें जब बैक्टीरिया कमज़ोर है तो आपको जकड़ता नहीं है, तो कोई लक्षण नहीं नज़र आते,
है ना, लेकिन ये कभी भी एक्टिव हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर होता है एक्टिव टीबी, जिसमें बैक्टीरिया एक्टिव होता है, तुरंत लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आप इलाज करवाते हैं, है ना। तो दुनिया में जितने भी टीबी के केसेस हैं उसमें 1/4 जो केस हैं दोस्तों वो लेटेंट टीबी के आपको नजर आएंगे, ठीक है। बाकी जो इंडिविजुअल्स टीबी के साथ में अफेक्टेड होते हैं उनकी जान को रिस्क भी होता है, अगर उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये टीबी इस तरीके से परेशान कर सकता है। और ख़तरनाक बात यह है कि जिस इंसान को टीबी है वो अगर नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आ जाए, उसके सामने छींक दे, खांस दे, तो उसका जो बैक्टीरिया निकल कर आया वो बैक्टीरिया अगर सामने नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी टीबी हो सकता है। तो टीबी का जो ट्रांसमिशन है वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। फिर दोस्तों यहाँ पे टीबी को लेकर जो हमने ये कैंपेन चलाया, ध्यान में रखिए इस कैंपेन को लेकर, जो 100 डे का कैंपेन है ना, इसको लेकर ये बेसिक फैक्ट है, इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये जो 100 डेज का हम लोगों ने यहाँ पर ये कैंपेन चलाया, इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसमें हम लोगों ने 5 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग की है ना, हेल्थ वेल्थ सेंटर्स के माध्यम से 850 मोबाइल टेस्टिंग वैन लगाई गई जहाँ पे ये इन केसेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। हमारा टारगेट है, हमारा ये जो कैंपेन का टारगेट है कि हम 25 करोड़ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को देखा जाए, ऐसे लोग जो डायबिटीज़, HIV इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, उनमें टीबी हो सकता है ना, उन सबको पकड़ने की बात की जा रही है कि भाई मतलब कि उनको टेस्ट किया जाए, डायग्नोस किया जाए, फिर उसको एक ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि टीबी को हम अपने भारत देश से जल्द ख़त्म कर सकें। और आज टीबी का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कौन कौन से ग्रुप्स में है, ध्यान रखिए, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अलावा लेबरर्स हैं जो स्पेशली ईंटों के भट्टों में काम कर रहे हैं, माइंस हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, है ना, चाय पत्ती के खेत हैं, ऐसे बहुत वेरियस चीज़ें हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको रिस्क ज़्यादा होता है टीबी का। और ध्यान रखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका कह सकते हैं कि ये जो डेटा है कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट की जब बात होती है तो लगभग 347 डिस्ट्रिक्ट, कितने 347 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 38 ट्राइबल एरियाज़ हैं, 27 माइनिंग जोन्स हैं और 47 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये वो पर्टिकुलर रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे टीबी का केसेस सबसे ज़्यादा है। और ये तो चलो हमने डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ली। अब इन 347 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में आते हैं, वो पहले कर्नाटका में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। तो कहने का मतलब है स्टेट वाइज डेटा याद रख सकते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 वो स्टेट्स हैं जहाँ पे टीबी के केसेस का जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर होता है। चलिए अब मैं एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला बता रहा था कि भाई जो अनयूजुअल गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया गया है ना, तो उसको लेकर ये कुछ चीज़ें पब्लिश हो रही थी, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। फिलहाल के लिए अब देखो थोड़ा सा टाइम हो रहा है, इस आर्टिकल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ आर्टिकल्स और भी हैं, वैसे अभी ना आर्टिकल मैंने और भी ऐड कर रखे हैं, तो डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी हमने डॉल्फिन के लिए जो टैगिंग प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शुरू किया है। कल संडे रहेगा और कल थोड़ा सा लंबा सेशन लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद CCTNS प्रोजेक्ट अभी चर्चाओं में है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। फिर एक आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर अभी है इंडोनेशिया के अंदर में माइनिंग ब्लूम जो हुआ है ना, अब वो माइनिंग ब्लूम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहीं पर एक न्यूज़ आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NHRC चीफ जो है, अगले NHRC चीफ को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो NHRC का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, कैसे वर्क करता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, NHRC को लेकर बेसिक फैक्ट्स क्या होते हैं। फिर एक एडिटोरियल यहाँ पर आर्टिकल ये भी है जहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, स्पेशली जो एलियन वाली लाइफ प्रेजेंट है ना, उसको लेकर बात हो रही है कि जो साइंटिस्ट है वो किस तरीके से इसकी स्टडी कर रहे हैं। वैसे आजकल अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, डिटेक्ट नहीं किया गया है, बट इसके ऊपर में जो रिसर्चेस हैं वो चल रही हैं। फिर अभी एक डांस फॉर्म आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चाओं में है। ये आर्टिस्ट, ये जो आपको आर्ट है ये देखने को मिल जाती है न्यांग्यार कुथू, तो केरला में परफॉर्म की जाती है, रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में आई है, तो ये डांस फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा अभी पता होगा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक कंट्रोवर्सी में फंस गए, सोशल मीडिया पोस्ट किया, वहाँ पे उनको कह दिया गया कि भाई जो कह सकते हैं जंगली मुर्गा है वो ये खा रहे हैं, ऐसा मुर्गा जो ऑलरेडी जिसकी प्रजाति कम है, उसको लेकर मामला उठा। तो ये जो जंगली मुर्गा है ना, इसका साइंटिफिक नेम है रेड जंगल फोल। तो रेड जंगल फोल के बारे में पढ़ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ बेसिक फैक्ट आपके सामने इसको लेकर भी हैं। फिर एक आर्टिकल है INS निर्देशक को लेकर, ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला था। मैंने सोचा था आज यार लाइव सेशन लेंगे, बट यहाँ पर रिकॉर्डर में कुछ समस्याएं थी जिस चक्कर में ये लाइव सेशन नहीं ले पाया हूँ, ठीक है। बाकी इंडिया कुवैत वाला ये आर्टिकल डिस्कस किया है मैंने। आज का सेशन हम ऐसे ही ले रहे हैं, मतलब ये जो लास्ट के मैंने 6 से 7 आर्टिकल आपको दिखाएं ये पेंडिंग में चल रहे हैं,
अब ये पीपीटी तो बनी हुई है इसकी, इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ कल मैं डिस्कस कर दूंगा। ये पीपीटी ऐसी ही यहाँ पे आपके सामने रहने वाली है, कल हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं यार अभी चीज़ें ये सेट कर रहा हूँ कि हो सके तो लाइव हो जाए। अब लाइव में क्या होता कि ये सब आर्टिकल में डिस्कस करता रहता, आप वहाँ से देखते रहते और मैं यहाँ पर डिस्कस करता रहता और कवर करके ही जाता जैसे तैसे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करना है, अभी इसको एक्सपोर्ट होने में बहुत समय लग जाएगा, और फिर एक्सपोर्ट होने के बाद में इसको अपलोड होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो वो सब मैनेज करना पड़ेगा। जल्दी वीडियो कल अपलोड करके देना भी आपको। तो बाकी आर्टिकल कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर कल वाले मिला भी लेंगे साथ में। तो ऐसे दोस्तों आप सेशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं, आपका सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मेक श्योर करें आप भी सपोर्ट करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करें और वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।